वेलकम फ्रेंड्स टू मानवी क्लासेस. दिस इज मोहित झा. आई होप आपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए होंगे. अगर नहीं तो पहले वो पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिए जाके, ताकि आने वाले पार्ट्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. So without any further delay, let's start with the first chapter of your Maharashtra history textbook, historiography part 3. So part 2 में हमने किया था कि what do you mean by modern historiography, what are the four main pillars of modern historiography, scientific perspective in historiography and Europe, और two notable scholars, one was René Descartes and Voltaire. इस पार्ट में हम करेंगे बाकी के तीन notable scholar. So the first one is George William Friedrich Hegel. ठीक है, he was a German philosopher. इनकी बर्थ डेट है 1770 और इनकी डेथ डेट इज 1831. ठीक है, इनका क्या कहना था कि हिस्टोरिकल रियलिटी जो भी होगी, जो भी आप हिस्टोरिकल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो भी आप प्रेजेंट करोगे वो लॉजिकल मैनर में होने चाहिए, यानी वो कोई भी इलॉजिकल नहीं होना चाहिए. जैसे आप मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करोगे तो उसमें क्या लिखा था कि आपके नरेटिव में आप जो भी हिस्टोरियोग्राफी का नरेटिव बनाओगे वो साइंटिफिक मेथड पे होना चाहिए, या फिर उसमें कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी बेतुका सा आप अपने नरेटिव में डाल सकते हो, कोई भी ख्याली पुलाव बना के डाल सकते हो, नहीं. ठीक है, इट हैज़ टू बी लॉजिकल, क्योंकि आपको उस अपने नरेटिव में अपने थियोरी का एक रिलायबल एविडेंस भी देना होगा. तो अगर आप इलॉजिकल मैनर में किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट को अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो वो आप उसका एक रिलायबल एविडेंस नहीं दे पाओगे. ठीक है, इसलिए वो लॉजिकल होना चाहिए, फालतू का कुछ भी नहीं डाल सकते, प्रेजेंट कर सकते आप. ठीक है, उनका क्या कहना था कि जो क्रोनोलॉजी है या फिर जो टाइपलाइन है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, वो प्रोग्रेसिव टाइमलाइन है. मतलब वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को और बेहतर बनाता है और अच्छा बनाता है, टाइमलाइन या फिर क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. ठीक है, उनका ये कहना था he also thought that the presentation of history is a bond to change over a time as new evidence would come forth. ठीक है, इसका क्या मतलब है? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का ये मानना था कि हिस्ट्री कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, हिस्ट्री कभी भी स्टैटिक नहीं रहेगा, इट इज़ बाउंड टू चेंज. ठीक है, वो उसमें चेंजेस आना कंपलसरी है, लाजमी है. चेंजेस आएंगे ही हिस्ट्री में. कब आएंगे चेंजेस? जब नए एविडेंस सामने आएंगे, जब नए नए एविडेंस आते रहेंगे वैसे वैसे हिस्ट्री चेंज होता रहेगा. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप सभी को देता हूँ. एडोल्फ हिटलर जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के डिक्टेटर थे. ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो जो भी विक्टोरियस नेशन है उन्होंने ये बोला कि हमने एडोल्फ हिटलर को मार गिराया है. बट कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, एडोल्फ हिटलर मरा नहीं है, वो कहीं तो एस्केप कर गया है और जो मारा गया था वो उनका कोई तो बॉडी डबल था. बट अगर कोई एक नया एविडेंस ऐसा आ जाए जो ये बात में कोई प्रूफ कर सके कि हाँ एडोल्फ हिटलर एक्चुअल में नहीं मारा गया था, वो कहीं तो एस्केप कर गया था, और उसका अगर कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है तो हिस्ट्री चेंज हो जाएगी. ठीक है, एक चेंज आ जाएगा हिस्ट्री में, जिसके बाद जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल कर रहे थे. ठीक है, नए एविडेंस के आते ही हिस्ट्री कैसे चेंज हो गई, ये उन्होंने जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ने कहा था. हेगल की फ़िलॉसफ़ी से बहुत सारे स्कॉलर्स कन्विंस थे, या फिर उनके जो मेथड्स हिस्टोरिकल मेथड्स उनको काफ़ी सराहाया था, या फिर उनको काफ़ी तारीफ़ की गई थी. उनकी 2 बुक्स है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस एंड रीजंस इन हिस्ट्री. उन्होंने ये 2 बुक लिखी है. आगे बढ़ते हैं. ये याद रखना है, डायलेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है. डायलेक्ट्स क्या होता है? ये डायलेक्ट्स हम आगे देखते हैं. तो हेगल का क्या मानना था, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल का, कि अगर आपको कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट का प्रॉपर मीनिंग जानना है,
ठीक है, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट जो हुआ है पास्ट में उसका एक प्रॉपर मीनिंग जानना है तो आपको उसके दोनों डायरेक्ट अपोजिट्स के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्ट अपोजिट क्या, उसके सही पर्सपेक्टिव और उसके गलत पर्सपेक्टिव। ठीक है, कोई भी बात की दो पहलू होती है। ठीक है, हर एक दुनिया में हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं कॉइन की तरह। ठीक है, अ कॉइन हैज़ टू फेसेस, हेड एंड टेल। ठीक है, वैसे ही हर एक इवेंट का दो फेस होता है, दो पहलू होते हैं, एक सही पहलू और एक गलत पहलू। जैसे उन्होंने बोला है कि वन इज ट्रू, ठीक है, वन इज फॉल्स, वन इज गुड एंड वन इज बैड। ठीक है, तो डायलेक्ट का मतलब यही बोला है कि अगर आपको कोई इवेंट जानना है, उसका मीनिंग प्रॉपर जानना है, तो आपको उसके दोनों डायरेक्ट अपोजिट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैंने जब फर्स्ट पार्ट में आपको दिया था हिस्टोरियोग्राफी के टाइम, कि अगर आपको महात्मा गांधी जी या फिर इंडियन नेशनल स्ट्रगल के बारे में जानना है तो आप पहली उनकी वो बुक्स पढ़ोगे जिनमें उनकी तारीफ की गई है महात्मा गांधी जी की, तो आपको एक पहलू के बारे में पता चलेगा। और जब आप उनकी वो बुक पढ़ोगे जिसमें उनको क्रिटिसाइज़ किया है तो उसमें आपको उनका दूसरा पहलू यानी कि बैड पर्सपेक्टिव पता चलेगा। बाद में फिर आपके माइंड में एक कंक्लूजन होगा, एक सिंथेसिस प्रोसेस होगा जिससे आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, एक क्लियर पिक्चर आइडिया मिल जाएगा उस इवेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि आपने उसके दोनों साइड्स को अच्छे से पढ़ा है और फिर जो आपको कंक्लूजन में मिलेगा वो आपको दर्शाएगा कि आपने कैसा समझा है उस इवेंट को। ठीक है, तो ये मतलब था डायलेक्ट्स का। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक आइडिया जो है, जो इवेंट है, उसको थीसिस का नाम दिया है। ठीक है, थीसिस पहले आएगी और फिर थीसिस में जो भी होगा उसका डायरेक्ट अपोजिट, ठीक है, वो आएगा एंटीथीसिस में। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है अपोजिट। ठीक, जो भी थीसिस में लिखा होगा उसके कॉन्ट्ररी यानी अपोजिट जो भी चीज़ होगी वो एंटीथीसिस में लिखा जाएगा। फिर उन दोनों को टेबल पे रखा जाएगा और लॉजिकल डिस्कशंस होंगे। ठीक, लॉजिकल डिस्कशंस के बाद जो नई थीसिस फॉर्म होगी वो होगी हमारी सिंथेसिस यानी फाइनल थीसिस, जो आपको समझा है, जो दोनों थीसिस और एंटीथीसिस से छान के जो आया है वो होगा हमारा सिंथेसिस। ओके, ठीक है, जैसे ही एक पिक है जिसमें आप देख सकते हो कि थीसिस अ न्यू आइडिया डेराइव्ड होता है और एंटीथीसिस एन अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, दोनों कॉन्ट्ररी है और फिर उसमें जो रेजोल्यूशंस मिलता है वो होगा हमारा सिंथेसिस, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है एक नॉर्मल इंसान को। ठीक, सो द नेक्स्ट पर्सन इज लियोपोल्ड वन रैंके। ठीक है, इनकी बर्थ डेट इज 1795, डेथ डेट इज 1886। 19th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रोल प्ले किया था। बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ये। इनका जो कहना था और रेने डिस्कार्टस का जो कहना था वो थोड़ा सिमिलर कहना था। इनका क्या कहना था कि जो भी हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से मिलती है हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। ठीक है, जो पुराने कागजात जो है उससे हमें जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, उसको अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट देना चाहिए, मतलब उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना चाहिए क्योंकि वो हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं, सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं, सबसे ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स को ग्रेटेस्ट केयर के साथ एग्जामिन भी करना चाहिए। ठीक है, संभाल के बारीकी से और बहुत ही केयर के साथ, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कुछ हो गया तो बाद में हमें वो डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिल सकते। इसलिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को बहुत ही आराम से और डिटेल्ड एग्जामिन करना चाहिए ताकि हमें जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो हमें आराम से उस चीज़ों से मिल जाए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि हिस्ट्री में या हिस्टोरियोग्राफी में इमेजिनेटिव राइटिंग की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी अपने हिस्ट्री में लिखोगे, अपने क्रिटिकल नैरेटिव में हिस्टोरियोग्राफी में डालोगे,
It should purely based on the information gathered from original documents. ठीक है, आप जो भी अपने हिस्ट्री में डालोगे वो सब आपको जो पुराने कागजात से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ज्ञान मिला है वो ही डालोगे। आप कुछ भी इमेजिनेशन अपना दिमाग दौड़ा के नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि आपकी जो आपने जो लिखा है, आपकी जो हिस्टोरियोग्राफी या नरेटिव है वो आगे चल के बहुत लोग पढ़ेंगे। तो आपकी इमेजिनेटिव राइटिंग से उन सभी को गलत पर्सपेक्टिव मिल जाएगा या फिर उन सभी को गलत हिस्ट्री पढ़ेंगे वो। इसलिए उन्होंने बोला था कि आप इमेजिनेटिव राइटिंग हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनकी भी 2 बुक थी, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 बुक उन्होंने लिखी थी, लियोपोल्ड वन रैंकिन। नेक्स्ट इज एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिस्ट्री, बड़े जाने माने है हिस्ट्री में, इनको काफ़ी नाम है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स बर्थ डेट 1818 और दैट डेट इज 1883। अब कार्ल मार्क्स को इतना क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया या फिर एक विचारधारा को जन्म दिया, एक स्कूल ऑफ थॉट्स को जन्म दिया, एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम था मार्क्सिज्म या फिर कम्युनिज्म। ठीक है, ये थीसीज उन्होंने लिखी थी। ठीक है, मार्क्सिज्म या फिर कम्युनिज्म, जिसकी वजह से लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में एक नई विचारधारा या फिर एक नई स्कूल ऑफ थॉट्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि हिस्ट्री सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे बेस्ड नहीं है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल ट्रूथ, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स में ही सिर्फ सिमट के नहीं रह गई है या फिर इंटैक्ट उसी के बेसिस पे नहीं है, बल्कि हिस्ट्री जो है या फिर इतिहास जो है वो लोगों से बनते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए, ना कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि हिस्ट्री में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट देनी चाहिए हमें लिविंग पीपल को। इतिहास लोगों से बनते हैं, तो लोगों के बारे में इतिहास में ज़्यादा होना चाहिए। उनका क्या कहना था कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में पता होना चाहिए हिस्ट्री में। उनकी क्या फंडामेंटल नीड्स थी, क्या कौन से ज़माने में कौन सी फंडामेंटल नीड्स थी लोगों की, वो हमें पता होना चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग कालों में क्या क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस थे। अब जैसे उनका क्या कहना था कि जो डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है, स्ट्राटा का मतलब होता है स्तर, कि कैसे जो ऊंचे स्तर के लोग होते हैं, ऊंचे क्लास के लोग होते हैं, हाई क्लास के जो लोग होते हैं, उनको ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत आसानी से मिल जाता है, उनकी नीड्स आसानी से पूरी हो जाती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और नीड्स उनकी बहुत क्विकली पूरी हो जाती है। बट जो निचले स्तर के लोग हैं उनको ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मिलती है ढंग से, ना उनकी नीड्स पूरी होती है ढंग से, बट मेहनत वो ज़्यादा करते हैं अपर स्टेटस से या फिर ऊंचे स्तर वालों से या फिर हायर क्लास से। तो कहीं ना कहीं ये एक इनइक्वालिटी शो करती है सोसाइटी में, जो कि कार्ल मार्क्स ने अपने हिस्ट्री में, अपने थीसिस में इसको लिखा था। इन्होंने क्या किया था कि द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लास लीड टू क्लास स्ट्रगल। जैसे हायर क्लास लोअर क्लास के बीच में जो स्ट्रगल चालू रहती है उसको उन्होंने नाम दिया क्लास स्ट्रगल। ठीक है, एक का होता है कि हायर स्टेटस पे बने रहने का, एक का होता है कि लोअर स्टेटस से हायर स्टेटस पे जाने का। ठीक है, तो ये जो स्ट्रगल है, कांस्टेंट स्ट्रगल है, उसको नाम दे क्लास स्ट्रगल। इम्पॉर्टेंट है क्लास स्ट्रगल। ठीक है, उनका क्या कहना था, हिस्ट्री ऑफ क्लास, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, इंसानों का जो इतिहास है वो सिर्फ क्लास स्ट्रगल का इतिहास है और कुछ नहीं है। क्या ये उन्होंने ये बोला था कि जो क्लास के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो किंग होगा या फिर वो सबसे पावरफुल होगा एक स्टेट में। ठीक, और वो उसके पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा तो वो सबको एक्सप्लॉइट करेगा, सबको कहीं ना कहीं एट्रॉसिटीज झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है
जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किंग होगा और बाकी सब क्या होंगे, उनके प्रजा होगी। तो एक्सप्लॉइटेशन होता है। जैसे हम ब्रिटिशर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रिटिशर्स के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो इंडस्ट्रीज लाए थे, तो उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हम सबको इतने सालों तक। तो जो क्लास कार्ल मार्क्स का कहना था वो आप हमारे इतिहास से भी जोड़ के देख सकते हो। ये क्लास स्ट्रगल क्या है जो हम आज के टाइम पे भी सुनते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस, जो भेदभाव हो रहा है, उसी को क्लास स्ट्रगल नाम दिया। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, दास कैपिटल। बहुत ही फेमस बुक है, मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड है दास कैपिटल। काफ़ी अच्छी बुक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो 2-3 लोग हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। फिर प्रीस्ट आते हैं, फिर सोल्जर्स आते हैं, फिर नोबल्स आते हैं, यानी कि हाई स्टेटस वाले लोग, और फिर एंड में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर सबसे ज़्यादा नंबर्स में रहते हैं वो आम आदमी रहते हैं, फिर लोअर क्लास वाले रहते हैं। और ये इन सब को एक्सप्लॉइट करता है, ये इन सब को एक्सप्लॉइट करता है, ये इन सब को। तो ये जो पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड के बारे में कार्ल मार्क्स ने अपने बुक दास कैपिटल में भी बोला है। आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी इन्जॉयबल लगा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आज के चैप्टर के बारे में तो आप कमेंट्स करके नीचे पूछ सकते हो। सो लेट्स मीट विद द नेक्स्ट पार्ट, जो कि इस लेक्चर का एंड पार्ट होगा। Thank you and I hope you enjoyed the lecture. Take care.